यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, उन्हें करके दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी का सामान्य परिचय। मित्रों हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट में लिखा था कि और भी क्लासेस लाइए सामान्य परिचय पे। तो मित्रों हम कई सारी क्लासेस बना चुके हैं सामान्य परिचय पे, जिसमें कई कवियों का परिचय बताया है और साथ ही साथ उनकी कृतियों का भी सामान्य परिचय बताया है। तो वो क्लासेस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों आज कादम्बरी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीजीटी एग्जाम हो या फिर संस्कृत का कोई भी एग्जाम, इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे वीडियोस के क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कादम्बरी का सामान्य परिचय। मित्रों फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है कि कादम्बरी किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की रचना है, कृति है। बाणभट्ट की और कौन सी कृति है? हर्षचरितम। हर्षचरितम भी बाणभट्ट की कृति है। साथ में और भी बहुत सारी कृतियां हैं महाकवि बाणभट्ट की, जैसे कि पार्वती परिणय, चंडी शतक, तो इस तरह से। लेकिन प्रमुख जो बाणभट्ट की कृतियां रचनाएं मानी गई हैं वो क्या है? कादम्बरी और हर्षचरितम। कादम्बरी क्या है, वहीं से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो विधा, सबसे पहले कि कादम्बरी है क्या है, यानी कि कादम्बरी की काव्य विधा क्या है। कादम्बरी है क्या? तो कादम्बरी की विधा है कथा। तो कादम्बरी क्या है मित्रों? कथा है। ये आपको याद रखना है। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कथा है, आख्यायिका है, कथा आख्यायिका है या फिर नाटक है या उपन्यास है। फोर्थ ऑप्शन कोई और भी हो सकता है, बट आपको कथा आख्यायिका पे टिक नहीं करना है, ना आख्यायिका पे करना है। आपको सही टिक किस पर करना है? कथा, क्योंकि ये एक कथा है। तो कथा काव्य है। ये कैसा काव्य है? यदि क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि कादम्बरी कैसा काव्य है, तो कादम्बरी कथा काव्य है। और पूछ लिया जाए कादम्बरी की विधा क्या है, तो कादम्बरी कथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपजीव्य, कि जो कादम्बरी कथा है उसका उपजीव्य यानी कि उस कथा को कहां से लिया गया है। तो जो कादम्बरी कथा है उसको गुणाढ्य की बृहत कथा से लिया गया। कहां से? बृहत कथा से। मकरंदिकोपाख्यान यहां से लिया गया है। कहां से? गुणाढ्य की, यानी कि गुणाढ्य द्वारा जो व्रत कथा लिखी गई है उसके मकरंदिकोपाख्यान से लिया गया है कादम्बरी का उपजीव्य। कालिदास ने कादम्बरी का उपजीव्य गुणाढ्य की व्रत कथा से लिया है। ठीक है। उसके बाद खंड। खंड से तात्पर्य यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कादम्बरी के कितने खंड हैं या कादम्बरी के कितने भाग हैं। तो कादम्बरी के 2 भाग हैं मित्रों। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए कि कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। कादम्बरी 2 खंडों में विभक्त है। पहला पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। इन 2 भागों में कादम्बरी विभक्त है। अब जो शुकनासोपदेश है वह पूर्वार्ध का ही भाग है, क्योंकि शुकनास यानी कि जो मंत्री है वो चंद्रापीड़ नायक को उपदेश देता है। कहाँ दिखाया गया है? पूर्वार्ध में ही। ठीक है। बस
उसको लिख दिया गया अलग। तो सुकनासो उपदेश पूर्वार्ध से ही लिया गया हुआ एक पाठ है। तो ऐसे कह सकते हैं कि पूर्वार्ध का ही हिस्सा है वो। तो इसलिए कादम्बरी को 2 खंडों में बांटा गया है, 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। ये आप याद रखिए। उसके बाद पूर्वार्ध के रचयिता। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कहने के लिए सामान्य है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कादम्बरी का सामान्य परिचय जान रहे हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है। इसलिए इसमें जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप जितना पढ़ें अच्छा पढ़ें, ठीक है, और बिल्कुल कंठस्थ कर लें, आप हर चीज को समझकर याद कर लें। अब उसके बाद पूर्वार्ध के रचयिता। तो मित्रों कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। कहा जाता है कि पूर्वार्ध को लिखने के बाद, कादम्बरी का जो पूर्वार्ध था उसको लिखने के बाद महाकवि बाणभट्ट की मृत्यु हो गई। उसके बाद उत्तरार्ध को उनके पुत्र ने लिखा। तो पूर्वार्ध को किसने लिखा? महाकवि बाणभट्ट ने, ठीक है ना, बाणभट्ट ने लिख दिया पूर्वार्ध। अब उसके बाद उत्तरार्ध। उत्तरार्ध के रचयिता कौन है? जब बाणभट्ट की मृत्यु हो गई उसके बाद उनके पुत्र पुलिंद भट्ट, किसने? उनके पुत्र, किसके? बाणभट्ट के पुत्र। बाणभट्ट के पुत्र का नाम पुलिंद भट्ट था। तो उन्होंने कादम्बरी के उत्तर भाग को यानी कि उत्तरार्ध को लिखा। अब पुलिंद भट्ट को मित्रों एग्जाम में पुलिंद भट्ट की जगह दूसरा नाम भी आ सकता है, क्योंकि बुक में जहां पर कथा है वहां पर भी बताया गया है कि पुलिंद भट्ट को ही भूषण भट्ट कहा जाता है। भूषण भट्ट यानी कि दूसरा नाम क्या होगा पुलिंद भट्ट का? भूषण भट्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना आप, चाहे पुलिंद भट्ट आ जाए ऑप्शन में चाहे भूषण भट्ट, दोनों में से एक ही आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। लेकिन पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट में से दोनों में से कोई आता है तो आप इसको टिक करेंगे, सही आंसर लगाएंगे पुलिंद भट्ट। पुलिंद भट्ट नहीं आता तो भूषण भट्ट पे लगाएंगे, ठीक है। भूषण भट्ट आ जाता है तो भूषण भट्ट पे टिक करिए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक संख्या। मित्रों कादम्बरी गद्य काव्य है। इस प्रारंभ में ही, स्टार्टिंग में जैसे ही कादम्बरी प्रारंभ होती है श्लोक लिखे गए हैं। अब वो श्लोक है कितने? क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कादम्बरी में या कादम्बरी के प्रारंभ में कितने श्लोक हैं, या फिर कादम्बरी के प्रारंभ के श्लोकों की संख्या बताइए, इस तरह से। तो उसमें 20 श्लोक प्रारंभ में लिखे गए हैं। कादम्बरी के प्रारंभ में 20 श्लोक हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। यहां लिख देते हैं श्लोक, ठीक है, 20 हैं। कथा वर्णन। अब कादम्बरी जो कथा है उसमें किसका वर्णन है? तो प्रेम वर्णन है, प्रेम वर्णन। यहाँ पर कादम्बरी में प्रेम का वर्णन दिखाया गया है फर्स्ट। अब कथा क्या है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो प्रेम पूर्ण कथा है, ठीक है। अब उसके बाद जन्म। जन्म क्यों आया? क्योंकि मित्रों आपको बता दें कि कादम्बरी 3 जन्मों की कथा है। कितने जन्मों की? पहले तो 3 जन्म आपको याद रखने, 3 जन्म। यहाँ पर कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा को दिखाया गया है, इसीलिए थोड़ी विस्तृत है और क्लिष्ट भी है। आपने देखा होगा महाकवि बाणभट्ट की भाषा क्लिष्ट है क्योंकि उन्होंने पांचाली रीति का प्रयोग किया है। तो सरल सहज है लेकिन क्लिष्ट ओजपूर्ण सामासिक है ना। 3 जन्मों की कथा है, तो 3 जन्म में कोई व्यक्ति यदि जन्म लेता है तो अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग उसका अपना रोल होगा काम करने का, है ना। तो यहाँ पर 3 जन्म दिखाए गए हैं नायक के। नायक कौन है? चंद्रापीड़। अभी आपको हम बताएंगे। उसके बाद आपको इतना याद रखना है कि 3 जन्म है। कितने? 3 जन्म। 3 जन्मों की कथा है कादम्बरी। उसके बाद मंगलाचरण।
मंगलाचरण कैसा है? तो कादम्बरी में मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। मित्रों, आपको हम हर क्लास में बताते हैं, क्योंकि प्रत्येक कृति, जितनी भी रचनाएं हैं जो कि टीजीटी के सिलेबस में आती हैं या पीजीटी के, यूजीसी के, जितने भी एग्जाम्स होते हैं संस्कृत के, उसमें सभी रचनाओं का मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वो मंगलाचरण बहुत अच्छे से याद करना है। इसीलिए हम मंगलाचरण को गाकर, उसका उच्चारण करके, फिर वाचन करके क्लास डालते हैं। मित्रों, प्रश्नोत्तर की यानी कि प्रश्नोत्तरी की क्लास लगातार आती रहेंगी, क्योंकि इस तरह की क्लासें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रश्नोत्तरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में हम प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे और ये भी क्लासेस साथ में चलती रहेगी, और साथ ही श्लोका का वाचन, मंगलाचरण का गायन वाचन करते रहेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चंस हल हो जाएं, आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो मंगलाचरण कैसा है? कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। हम फिर से बताते हैं, मंगलाचरण 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो कादम्बरी में कौन सा है? नमस्कारात्मक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मंगलाचरण में स्तुति किसकी की है? तो ऐसे याद रखिएगा आप कि नमस्कार किया है कादम्बरी में किसको? परम ब्रह्म को। देखिए, लिख देते हैं त्रिगुण स्वरूप। त्रिगुण स्वरूप का मतलब 3 रूपों, है ना? स्वरूप, त्रिगुण स्वरूप, अजन्मा, परम ब्रह्म की। तो कादम्बरी में त्रिगुण स्वरूप, अजन्मा, परम ब्रह्म की आराधना की है, नमस्कार किया गया है, प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है, कुछ भी कह लीजिए। तो मतलब कादम्बरी में महाकवि बाणभट्ट ने त्रिगुण स्वरूप, अजन्मा, परम ब्रह्म को नमस्कार किया है। ठीक है, उसके बाद मंगलाचरण। मंगलाचरण में छंद कौन सा है? क्योंकि मंगलाचरण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए हम हर सामान्य परिचय में जो भी कृति हम लिखते हैं, उसका सामान्य परिचय जब हम बताते हैं, तो मंगलाचरण पर प्रश्न जितने बनते हैं हम वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो मंगलाचरण का छंद है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद है। ठीक है, उसके बाद प्रधान रस। कादम्बरी में रस कौन सा है? मित्रों, कादम्बरी 3 जन्मों की कथा है, जिसमें प्रेम वर्णन दिखाया गया है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ श्रृंगार होता है। ये तो आपको पता है, नहीं पता? तो चलिए बता देते हैं कि जहाँ प्रेम वर्णन है तो वहाँ श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो कादम्बरी में कौन सा रस है? श्रृंगार। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद गुण कौन सा है? तो गुण है माधुर्य। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति। कादम्बरी की रीति क्या है? तो मित्रों, कादम्बरी की रीति है पांचाली। क्या रीति है? पांचाली। ये भी हम हर क्लास में प्रश्न आता है, तो हम कहते हैं कि पांचाली रीति किसे कहते हैं। पांचाली रीति के अंतर्गत कौन कौन सी रीति आती है? तो पांचाली रीति के अंतर्गत वैदर्भी और गौड़ी रीति आती है। वैदर्भी समान सरस जो शब्द होते हैं, और गौड़ी जो क्लिष्ट सामासिक होती है ना? तो इस तरह से पांचाली क्या है? इन दोनों का मेल मिलाकर बनी है पांचाली रीति। तो बाणभट्ट ने पांचाली रीति का प्रयोग किया है, जहां पर कादम्बरी में सरल शब्द भी आए हैं, मधुर शब्द भी आए हैं, और क्लिष्ट भाषा भी आई है ना? क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपने देखा होगा ओजपूर्ण क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है महाकवि बाणभट्ट ने। कादम्बरी को जब पढ़ते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते। इसीलिए मित्रों, हम सभी कृतियों की कथाएं सामान्य भाषा में
चित्र सहित बनाकर चैनल पर अपलोड करते हैं। और बहुत सारी ये जितनी कृतियां आपके सिलेबस में आती हैं उन सभी पर हमने सचित्र वर्णन करते हुए सरल भाषा में प्रत्येक सर्ग की कथा को चैनल पर अपलोड किया है। वो क्लासेस आपको दी है जिससे कि आपका सिलेबस आपके लिए सरल हो जाए, तो आप उसमें उलझेंगे नहीं। जब आपको सार पता होगा, सरल भाषा में कथा पता होगी, फिर आप अपनी बुक को पढ़ेंगे तो आपको वो सब कुछ समझ आ जाएगी कि इस स्टोरी में है क्या। ठीक है, तो इस कथा में क्या है वो आप सरल भाषा में उन कथाओं को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। नहीं तो आई बटन पर क्लिक करिए और सभी कथाओं को सुन लीजिए। अब उसके बाद मित्रों, हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे इस वाले जन्म, 3 जन्मों वाले प्रश्न को कहा था अभी हमने कि थोड़ी देर में बताएंगे, है ना। अब वो समय आ गया है तो बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रमुख नायक। अब कादंबरी का नायक कौन है? तो कादंबरी का नायक है चंद्रापीड़। कौन है? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ राजा तारापीड़ का पुत्र है, जो कि उज्जैनी के राजा हैं। कौन? तारापीड़। यानी कि उज्जैनी के राजा तारापीड़ और रानी विलासवती का पुत्र है चंद्रापीड़। यही कादंबरी कथा का प्रमुख नायक है। उसके बाद प्रमुख नायिका। तो नायिका है कादंबरी। कादंबरी। तो महाकवि बाणभट्ट ने इस कृति का नाम नायिका के ऊपर ही रखा है, कादंबरी। कादंबरी नायिका है तो उन्होंने सोचा इस कृति का नाम कादंबरी ही क्यों ना रख दूं। क्यों? क्योंकि कादंबरी मुख्य रही है, तो कादंबरी को, नायिका को ही कृति का नाम रख दिया महाकवि बाणभट्ट ने। अच्छा है, याद रहेगा, एक क्वेश्चन कम होता है ना। तो बस कादंबरी नायिका पूछा जाए तो कादंबरी। अब उसके बाद नायक, हमने यहाँ पर प्रमुख नायक, प्रमुख नायिका लिखा, उसके बाद लिखा नायक और नायिका। मित्रों, यह कादंबरी कथा 2 नायक और 2 नायिकाओं के प्रेम का वर्णन है। इसके अंतर्गत नायक यानी कि 2 हीरो, उसके बाद नायिका 2 हीरोइन, 2 की लव स्टोरी चलती है इस कादंबरी कथा में। तो प्रमुख नायक चंद्रापीड़ और कादंबरी, और एक और नायक कौन है? पुंडरीक। पुंडरीक है और नायिका है महाश्वेता। दूसरी नायिका कौन है? महाश्वेता। यानी कि पहला नायक चंद्रापीड़, एक और दूसरा नायक पुंडरीक, और पहली नायिका कादंबरी, दूसरी महाश्वेता। कादंबरी की ही सखी है महाश्वेता। महाश्वेता कादंबरी से उम्र में बड़ी है। तो मित्रों, उसके बाद अब हम आपको थोड़ी सी स्टोरी समझा देते हैं जिससे आपको ये याद हो जाए कि महाकवि बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी कृति लिखी। वो कथा है। क्या है? कथा है। और कहाँ से ली है? गुडाढ्य की बृहत कथा से, और वो भी मकरंदिकोपाख्यान से। ठीक है, उसके 2 भाग हैं कादंबरी के, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। शुकनासो उपदेश पूर्वार्ध का ही भाग है, यानी कि उसी से लिया गया है। महाकवि बाणभट्ट के बाद मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भूषण भट्ट ने उत्तरार्ध को लिखा, यानी कि पहले पूर्वार्ध को बाणभट्ट ने लिखा और उसके बाद उत्तर भाग को उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट ने लिखा। अब उसके बाद कादंबरी शुरू होती है तो प्रारंभ में ही 20 श्लोक लिखे गए हैं और इस कथा में प्रेम वर्णन है और 3 जन्मों की कथा है, जो कि 3 जन्म किसके हैं? चंद्रापीड़ के। अब चंद्रापीड़ पहला जन्म नहीं है, तो चंद्रमा है, तो कथा आप अवश्य सुनेगा। तो मित्रों, चंद्रमा पहला जन्म है। इस तरह से तो चंद्रमा के 3 जन्म दिखाए गए हैं इस कथा में। उसके बाद मंगलाचरण जब आता है तो वह नमस्कारात्मक है। त्रिगुणात्मक स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया है।
इसमें, ठीक है। उसके बाद मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है और श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, पांचाली रीति है, प्रमुख नायक चंद्रापीड़ और नायिका कादम्बरी। एक और नायक पुंडरिक, दूसरा और नायिका महाश्वेता। अब मित्रों, चंद्रापीड़ जो नायक है वो पूर्व जन्म में क्या था? चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा से कथा शुरू होती है कि चंद्रमा पहला जन्म है चंद्रापीड़ का, दूसरा जन्म है चंद्रापीड़ और तीसरा जन्म है शूद्रक। शूद्रक राजा है, ठीक है। तो इस तरह से 3 जन्मों की कथा है। तीनों जन्मों की कथा को दिखाया गया है कादम्बरी में। तो बहुत अच्छी कथा है। और साथ ही साथ शुक तोता वैशंपायन, वैशंपायन जो है वो पुंडरिक ही है, ठीक है। तो एक तोते से शुरू होती है कथा। अब मित्रों आ जाते हैं कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। कम्युनिटी टैब में हम एक क्वेश्चन डालते हैं और वो ठीक 6 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपके पास वह क्वेश्चन ठीक 6 बजे पहुंच जाए। साथ ही साथ हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपके पास पहुंच जाएं, जिससे कि आप रेगुलर जो क्लासेस आती हैं उनको पढ़ पाएं। तो मित्रों, कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा। तो कल हमने यही प्रश्न पूछा था। तो कादम्बरी शब्द का सही अर्थ है मदिरा। अब उसके बाद कादम्बरी का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो कादम्बरी का प्रारंभ विदिशा नगरी से होता है। विदिशा नगरी दिखाई गई है, राजा शूद्रक दिखाए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद सुकनासो उपदेश के रचयिता। मित्रों, ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कादम्बरी आपको याद रहता है। कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थियों के माइंड से निकल जाता है कि कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है और हो सकता है कि उन्होंने सुकनासो उपदेश पर ध्यान नहीं दिया या कंफ्यूज हो गए। तो हमने कहा सामान्य परिचय में ये प्रश्न जरूर डालते हैं कि अगर कादम्बरी के रचयिता पूछ लिए तो बाणभट्ट, और सुकनासो उपदेश के रचयिता पूछ लिए तब भी बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने ही कादम्बरी लिखी है और कादम्बरी के पूर्वार्ध का ही भाग है सुकनासो उपदेश, जहां पर मंत्री शुकनास किसका? राजा तारापीड़ का, यानी कि चंद्रापीड़ के जो फादर हैं, पिता हैं, उनका मंत्री है शुकनास। तो उसी के नाम पर रखा है बाणभट्ट ने सुकनासो उपदेश। तो वो उपदेश देता है चंद्रापीड़ को जब चंद्रापीड़ राजा बनने जा रहा होता है। तब सुकनास यानी कि मंत्री बताता है चंद्रापीड़ को कि लक्ष्मी जो होती है वो कभी ना नष्ट होने वाली मद जैसी होती है। युवावस्था में जब राजा बनते हैं तो बहुत सारी चीजें, मोह, लालच, प्यासा, ये सब चीजें सामने आती हैं। तो वो उपदेश देते हैं कि इन सब में नहीं फंसना है, ठीक है। तो वहां पर लक्ष्मी का वर्णन बताया गया है कि लक्ष्मी कैसी होती है, इस तरह से। तो वो सारा उपदेश सुकनास मंत्री देता है। पूछ लिया जाता है, प्रश्न आता है कि चंद्रापीड़ को उपदेश कौन देता है कादम्बरी में? तो कादम्बरी में चंद्रापीड़ को उपदेश मंत्री शुकनास देता है, ठीक है। और शुकनास उपदेश के रचयिता भी महाकवि बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट, ठीक है। उसके बाद चंद्रापीड़ के 3 जन्म का क्रम। तो हमने अभी आपको बताया था मित्रों कि चंद्रापीड़ के 3 जन्म हैं। तो वो चंद्रापीड़ पहला जन्म नहीं है। 3 जन्म, पहला है चंद्रमा, दूसरा है चंद्रापीड़ और तीसरा है शूद्रक, ठीक है। ये तीनों जन्म हैं। इन तीनों जन्मों में ही कथा चलती है। पहले चंद्रमा है, फिर वही चंद्रमा चंद्रापीड़ बन जाता है और चंद्रापीड़ के बाद शूद्रक। इस तरह से इन 3 जन्मों में अब जब शूद्रक की मृत्यु होती है तभी फिर से चंद्रापीड़ जीवित हो जाता है। उसके बाद सरोवर। यहाँ पर
प्रश्न सरोवर हमने इसलिए लिखा कि स्पेस नहीं था, लेकिन कादम्बरी में किस सरोवर का नाम आया है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छोद सरोवर। मित्रों, कादम्बरी में अच्छोद सरोवर दिखाया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कादम्बरी से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक करिए। साथ ही साथ मित्रों, अपने सभी मित्रों तक इन क्लासेस को शेयर करिए, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत के गीत मंत्र श्लोक कथा कहानी सुनने के लिए, सिलेबस की कथा कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।